चैनल पे। आज मैं इकोनॉमिक्स की सीरीज लेकर के आई हूँ। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं आज क्या पढ़ाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको कुछ नए तरीके से पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप सबके मन में हमेशा ये रहता होगा कि आप इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी आप सब सोचते हैं कि बोरिंग चैप्टर है, उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे भी इतना सारा कुछ लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसलिए लिखा लिखाया चीज तो आपको बुक में अवेलेबल हो ही जाता है। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी चीजों को समझने में, कंसेप्ट को क्लियर करने में। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नए तरीके से आपको पढ़ाया जाए। और उससे पहले मैं आपको एक चीज दोस्तों बताना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी कुछ नई चीजें जानने को मिलेंगी और मैं भी आपको कुछ शायद नई चीजें बता पाऊँ। सिर्फ यही मेरा प्रयास रहता है, इसीलिए मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ। मुझे कोई 20-25 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ गलत लगता है या कुछ लगता है कि मैं और सुधार कर सकती हूँ तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा। मैं उस कमेंट पे ध्यान दूंगी और अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर हमने 11th का कंप्लीट किया था, जिसमें हमने भारत की इकोनॉमी को देखा था कि भारत जो है 1947 में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हुई थी। जैसे कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए थे तो हमें देश चलाने का तो हमारे जो उस टाइम के नेता थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू और भी जो सारे नेता थे, उनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो देश है, इसको हम आगे कैसे लेके जाएं। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही थी और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ये सोचने में कि हम अपनी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कौन सी प्रणाली रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी में जिसमें सारी चीजें जो है वो सरकार के अंतर्गत आती हैं। इसी और एक जो होती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत सारे जो स्वामित्व होते हैं वो निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो ये कंफ्यूजन जो उस टाइम पे भी थी, तो क्या किया गया, बहुत कुछ सोच करके सबने सोचा कि हम मिश्रित जो अर्थव्यवस्था उसको लागू करते हैं। उससे जो है हमारे निजी क्षेत्रों वालों को भी काफी प्रॉफिट होगा और हमारी जो सरकार है उसका भी नियंत्रण जो है वो काबू रहेगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको फर्स्ट एलपीजी फॉर्म्स पढ़ने हैं। एलपीजी अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो आप सब जानते होंगे, एल से होता है लिबरलाइजेशन, एल से होता है आपका लिबरलाइजेशन, उसके बाद आपका पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, टी से आपका होता है प्राइवेटाइजेशन सॉरी, उसके बाद आपका जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं इसको लिबरलाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम हिंदी में लिबरलाइजेशन बोलते हैं उदारीकरण। हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण, और हम ग्लोबलाइजेशन को बात करते हैं तो ये होता है आपका वैश्वीकरण। तो ये सारे आपको टर्म्स पता होंगे। पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी थी, एक बार हम रिकॉल करते हैं, फिर हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो समझ लीजिए ये इंडिया था, है ना, ये आपका इंडिया है। अब इसने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो हमने कौन सी अर्थव्यवस्था लागू की थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हम बोल सकते हैं, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू कर ली थी, मतलब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू कर चुके थे। ठीक, सेकेंड हमने क्या किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हरित क्रांति वगैरह हुई थी उससे खाद्य सुरक्षा में हम आत्मनिर्भर हो गए थे। तो हमने खाद्य सुरक्षा जो है अपनी बना ली थी या बढ़ा ली थी। तो हम बोल सकते हैं खाद्य आत्मनिर्भरता, है ना, मतलब डिपेंडेंसी हो गई थी हमारी खाने पीने का जो प्रॉब्लम होता था उसके लिए हमको इंडिपेंडेंट हम हो गए थे, है ना। उसके बाद एक चीज थी, हमने औद्योगिक के बारे में पढ़ा था, औद्योगिकरण भी हमने कर लिया था काफी हद तक। तो हम औद्योगिक भी डिपेंडेंट हो गए थे, है ना, हम औद्योगिक भी क्या हो गए थे, डिपेंडेंट हो गए थे। तो और हमने क्या किया था, हाँ अब जाहिर सी बात है भाई, ये इतना बड़ा देश है, ये अर्थव्यवस्था बना रहा है, तो लागू तो इसको कानून भी तो बनाने पड़ेंगे, रूल एंड रेगुलेशन तो बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया था, हमने कानून भी बना लिया था। क्या बनाया था, कानून बनाया। ठीक, मतलब इतना तो हमने कर लिया था इतना हमने कर लिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आती थी कि अब हम क्या करें। 1980 के टाइम पे क्या होने लगा था कि जो हमारे इंडिया का जो विदेशी ऋण है, मतलब जो बाहर से हमने लोन लिया था, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम चीजों को
हम उसको जो है वो पर्याप्त दे पाए। और हमारा जो विदेशी मुद्रा रिजर्व था, मतलब फॉरेन एक्सचेंज था, ये भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का बचा था, जिससे कि हम कोई चीजों को आयात कर पाए। जब भी हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसको फॉरेन डॉलर में हमको पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन का ही था 1980 के टाइम पे। तो फिर सरकार बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा हमारे देश की स्थितियां खराब थी। हमारे पास 15 दिन का सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास उस समय प्रॉब्लम्स में थी, जैसे कि आय का व्यय का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इनकम नहीं थी और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। आप ये सोचिए, अगर आप कमाते हैं, कमाना आपका ज्यादा है और खर्च मतलब आपको सैलरी कम मिल रही है, खर्चा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है आप डेब्ट में जाएंगे। वही स्थिति देश की भी हो गई थी। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज 15 दिन का था, हम लोगों को पैसे नहीं दे पा रहे थे, हम एक्सपोर्ट करें तो कैसे करें, और भी बहुत सारी चीजें, और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बिना ये चीजों को मेंटेन किए हुए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी। उसके बाद फिर सोचा गया, जब स्थितियां इस तरीके से बन गई कि अब हम क्या करते हैं, अब हम कैसे क्या करें, तो फिर क्या हुआ कि IMF, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप सबने नाम सुना होगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करिएगा, और वर्ल्ड बैंक, जिसे हम विश्व बैंक हिंदी में कहते हैं, ये दोनों जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे देश की मदद करते हैं। तो फिर भारत को ना चाहते हुए भी उस ऐसी वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेना पड़ा और मांगना पड़ा। लेकिन अब क्या होता है, उनकी कुछ कंडीशंस होती है। किसकी कंडीशंस होती हैं, मैं इसको एक बार रफ कर देती हूँ। किसकी कंडीशंस होती है, देखिए, जैसे जब कोई बैंक से पैसा लेता है तो बैंक से कोई लोन देता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट जब हमारी प्रॉब्लम्स हुई तो हम इंटरनेशनल लेवल पे IMF और वर्ल्ड बैंक, दो ही लोगों से, मतलब दो संस्थानों से हम पैसे ले सकते थे। किससे, IMF से और वर्ल्ड बैंक से। अब इनकी कुछ कंडीशंस थी, तो इन दोनों की क्या कंडीशंस थी, तो इनकी ये कंडीशंस थी, जब भी ये संस्थाएं किसी को पैसे देती हैं, किसी देश को लोन देती हैं, तो इनकी कंडीशन ये होती है कि आप अपने देश में LPG रिफॉर्म लाइए। इसी को हमें पढ़ना है, LPG रिफॉर्म्स। मतलब आप अपने देश में, उस समय तक भारत में LPG नहीं था, ना लिबरलाइजेशन, ना बाहर की कंपनियां हमारे देश में आती थी, ना हम बहुत ज्यादा हम व्यापार तो करते थे, बट अन्य देशों से हम कनेक्ट नहीं थे व्यापार के लेवल पे। तो ये इन्होंने कंडीशंस रखी कि आप क्या करिए, तो अपने देश में LPG फॉर्म को लेकर के आइए। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यही अब हमें आगे पढ़ना है। इन संस्थाओं ने कंडीशन रखी कि आप ये लेकर के आइए, तब हम आपको पैसे देंगे, और हम पैसे आपको दिए हैं। तो ना चाहते हुए भारत की स्थिति बहुत डामाडोल थी, भारत को उनकी बातों को मानना था, और ये LPG रिफॉर्म्स आए, बट इसकी भी कुछ कंडीशंस थी। इसी को बोला गया नई आर्थिक नीति। क्या बोला गया इसको, तो नई आर्थिक नीति। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि नई आर्थिक सुधार नीति, आपका जो मन में आए वो बोल सकते हैं, नई आर्थिक नीति, ठीक है। अब नई आर्थिक नीति भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, इसके बारे में लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन है, दिमाग पे ज्यादा आप भी प्रेशर मत दीजिएगा, सिर्फ एक डायग्राम के मेथड से चीजों को समझिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। बाकी पूरी थ्योरी आपकी गूगल पे, विकिपीडिया पे, बुक में पड़ी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही टॉपिक वाइज चीजों को कवर करेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है इकोनॉमिक्स पढ़ने में। मेरी यही होप है कि मुझे भी बहुत मजा आएगा आपको पढ़ाने में, और आपको भी बहुत मजा आएगा।